जो कि रोज नियमित रूप से सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं, जिसका कि लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस लिंक को कॉपी करें और इसकी मार्फत रोज आप अपने दिन का आगाज ध्यान से कर सकते हैं, रोज एक नए मास्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है और सभी मास्टर्स के जो डिस्कोर्सेज हैं उनकी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है या किसी डिस्कोर्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को, जिसका कि लिंक ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। जो आपके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, भाई बंधु जो किसी कारणवश रात के सत्रों से नहीं जुड़ पाते, उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो दिन में कभी भी इन एपिसोड्स को देख सकते हैं और मास्टर्स के डिस्कोर्सेज सुन सकते हैं। कल संडे है दोस्तों, कल हमारा सुबह का जो प्रभात का ध्यान सत्र है 7 से 8 बजे तक, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त कल 2 सत्र और होंगे। एक सत्र होगा शाम को 4 बजे फेसबुक पेज लिटिल बुद्धास पर, जो कि छोटे बच्चों के लिए है, और शाम को 7:15 बजे एक जूम सेशन होगा इसी जूम लिंक पर, जो कि होगा स्टूडेंट्स के लिए और टीनेजर्स के लिए। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इन सत्रों में अवश्य भाग लें। तो दोस्तों, आज अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। पुणे से वर्षना खतनानी जी आज हमारे बीच में हैं, एक बेहद खूबसूरत विषय के साथ वो अपनी बात रखेंगी। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के सत्र का। श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो वर्षना जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते। वर्षना जी वेलकम। ध्यान पंजाब में आपका स्वागत है। पूरे ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और आपको वेलकम बोलती हूँ कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं। वर्षना जी, अब आप आइए अपने टॉपिक के साथ, हम आपको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वेलकम मैम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू अनिल भारती जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और सारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन के जो पूरा परिवार है, जो हर वक्त इस कार्य में जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हम अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, जो भी ज्ञान है या जो भी विजडम है या जो भी उनके एक्सपीरियंस है उनको पहुंचा सके। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आई थिंक सबसे पहले आप सबको शुक्रिया इस बड़ी बड़ी मेहनत के लिए और इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि इतनी रात को 9:30 बजे लाइक नोबडी लाइक्स टू टेक द सेशन पर आप लोग रोज ले रहे हो, ये मतलब लाइक बहुत सोचने वाली बात है। तो पहले आप लोगों के लिए मैं क्लैप करती हूँ। और दूसरा एक सभी हमारे ध्यान में दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनकी मोटिवेशन है। जो जितना भी पूरा परिवार अभी हमारे साथ जुड़ा है, ये सब उनकी वजह से है। हाँ, लेकिन फिर भी इस वक्त जोड़ना, उसको कड़ी को मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आप लोग सबको क्रेडिट जाता है। दूसरी बात, इतना रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग भी अपने विंडोज को ऑन कर सकते हैं, यानी जूम पे हैं, सो यदि विंडोज अपने ऑन कर लें तो विल बी ग्रेट। यदि क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा तो किसी को भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो आज का टॉपिक है डीक्लटर। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ श्वेता जी, क्या सोचते हो आप जब ये दिमाग में आता है डीक्लटर? जो मुझे लगता है कि
जैसे हमने अपने आसपास विचारों का बहुत कुछ, हमने अपने आसपास क्लटर हम लोगों ने जमा करा होता है, विचारों का, लोगों का, या अपनी भावनाओं का, इमोशंस का। सो उसको उसको अपने आप से दूर करना, या हम ध्यान के माध्यम से हम उसको कट कर सकें, परे कर सकें, उस पर वर्कआउट कर सकें, उसे खत्म करने का प्रयास करें और नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। बहुत सही कहा श्वेता जी। इसी के साथ एक चीज और कहना चाहूंगी, सबको ही अपने चेहरे पे एक इतनी बड़ी मुस्कान रखे जैसे श्वेता जी ने रखी है, क्योंकि वो मुस्कान आपकी हर क्लटर जो भी आपकी जिंदगी में या आपके चेहरे पे या आपकी ऑरा में जो क्लटर इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होता ही है कितना भी, क्योंकि हम आम तौर पे लोगों के साथ इतना मिलते हैं। आमतौर पे यदि हम बाहर ना भी जाएं, घर के अंदर ही हम मिलते हैं। जैसे हमारे हेल्पर्स होते हैं, हमारे कुक होते हैं, या घर में कोई दूध वाला आया, कहीं ना कहीं उसकी ऑरा में वो क्लटर रहता है। और बीइंग इन दिस फील्ड हम क्या होते हैं, हम बहुत ओपन होते हैं, तो उस क्लटर को हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वी आर बोर्न विद द टैलेंट कॉल्ड सेंस ऑफ एनर्जी। वी आर born with the talent called sense of energy। हम एनर्जी को तुरंत पिकअप कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम चेहरे पे मुस्कान रखते हैं ना, तो वो मुस्कान देखने वाला जो सामने वाला है, वो तुरंत ही, जब उसके अंदर कोई भी डर या कोई भी अंदर झिझक होती है, वहीं खत्म हो जाती है, और वो अपनी बात रखने में पूरी तरह से आगे आ पाता है। तो इसी के साथ सबके चेहरे पे जितना हो सके बड़ी स्माइल लेके आओ। बड़ी स्माइल आपकी हर चीज, हर प्रॉब्लम को दूर कर लेती है। इसके लिए ये है कि यदि सोसाइटी में जब हम उठते बैठते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट टू प्रणाम पत्री जी, ब्रह्म ऋषि सुभाष जी पत्री जी को। आई स्टार्टेड माय सेशंस। आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि आज जो भी सेशंस हम लोग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में, हमको आगे उसको लाने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। सो उनको प्रणाम। और आज के तक जो भी हमारे गुरु हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे श्वेता जी आप मेडिटेशन लेते हो, या यहाँ के जितने भी लोग हैं सेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। सो आज हम बात करेंगे डी क्लटर को लेके, कि कितने प्रकार के क्लटर्स होते हैं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में बहुत प्रकार के क्लटर्स होते हैं, जिसको हम शायद एक दो तरीके से ही समझ पाते हैं। जिसमें हम कहते हैं फिजिकल क्लटर, जो एक्चुअल स्टफ हम फाइल डाउन करके अपने ड्रॉवर्स में, या हम अपने किचन में, या हम अपने कबर्ड के अंदर रख देते हैं। ऑफिस है तो फाइल्स की वो रहती है, तो दिस इज ऑल फिजिकल क्लटर्स होते हैं। दूसरा होता है इमोशनल क्लटर्स। इमोशनल क्लटर्स आपको होल्ड करके रखता है, क्योंकि आप उस पास्ट को जाने नहीं दे सकते। और फिर एक आता है डिजिटल क्लटर, जिसका हमारी दुनिया में बहुत बड़ा, हमारे क्लटर या हमारे इमोशनल, मेंटल हर चीज में वो सबसे बड़ा योगदान है। और स्पिरिचुअल क्लटर, बहुत तरीके से क्लटर्स हैं। हम ट्रैश इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे एक्सपायरी फूड से लेके, मैगजीन से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, इवन अपना जो हमारा जंक में जो मेल होते हैं मेल बॉक्स में, वो भी हमारा क्लटर है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्लटर्स हैं। और दूसरे होते हैं, एक अबंडेंस क्लटर होता है, एक होता है जो हम जो बहुत ही पुरानी चीजें उठा के घर में लाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लाइक बहुत ही पुराना किसी महल से कोई चीज बिक रही है, जैसे पेंटिंग्स हैं किसी के घर की या कुछ है, वो लगता है कि अरे बहुत ही कहीं ऐसी जगह से उसको रखना बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है जो अपने साथ वो हमारे घर में क्लटर बन जाती है। क्योंकि इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हमको एक कहानी पे जाएंगे इस बात को, क्योंकि ये कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं वही सिली मिस्टेक करते हैं। सो मुल्ला नसरुद्दीन शाह की एक स्टोरी बताना चाहूंगी। वो गांव में जाते हैं, और मुल्ला नसरुद्दीन शाह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, और जो उनके दोस्त होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं।
सो क्या होता है, जब वो दोस्त के पास जाते हैं, वो दोस्त को घुमाने पूरे शहर में लेके जाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिखाते हैं। तो क्या उसका दोस्त पूछता है कि ये तुम्हारा यहाँ के जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तुम्हारा जो कॉलेज है, तुम्हारा स्कूल है, बहुत ही सुंदर है। तो वो जवाब देता है मुल्ला नसरुद्दीन शाह, हो। तो वो कहता है हर बात को हो, जो भी यदि क्वेश्चन होता है उसका कोई उसका आंसर यस नो, क्यों पूछा, कैसा लगा, नहीं, वो सिर्फ आंसर देता है हो में। आखिर उसका दोस्त परेशान हो जाता है कि ये दोस्त मेरा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कभी मुझे ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा है। सो उसने बोला, मुल्ला नसरुद्दीन शाह, तुम इतने पढ़े लिखे हो, क्यों तुम जवाब मुझे हो में दे रहे हो। तो बोला, यहाँ पे हम जो भी बात सही होती है, यस होता है, हम उसको हो बोलते हैं। तो उसने बोला, तुम पढ़े लिखे होते हुए भी इस बात को पे टिके हुए हो, ये नहीं कि इस बात को अलग तरीके से तुम बोलो। बोला नहीं। सो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम उसी गंवारों की तरह बिहेव करते हैं। तो इस बात को मैं लेके जाना चाहूंगी। आज हमारे पास यदि हम मेडिकल इंश्योरेंस पे बात करो, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, डिक्लटर। सो जब हम इंश्योरेंस कंपनी पे जाते हैं, सो मेडिकल क्लटर, किस लिए मैं कह रही हूँ, सॉरी क्लटर क्यों बोल रही हूँ इस कहानी को लेके, क्योंकि जब हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आदमी आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस होगा, आपको ये कवर करके मिलेगा। सो हम लोग इतने एक्साइटमेंट में हो जाते हैं कि अरे वाह, मेरे को ये कवर, इतने छोटे पैसे में, इतने थोड़े पैसे में मुझे ये भी कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन कभी आपने खोल के उस पेपर को ध्यान से पढ़ा है, वो आप क्या क्या इनवाइट कर रहे हो घर में? हम कभी इन सब चीजों को नहीं सोचते। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें क्या क्या उससे फायदे होने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, एक अलग तरीके का मेंटल इलनेस और फियर, और कहीं ना कहीं वो पता नहीं चलता, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हम अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में लाते हैं। क्लटर भी क्या है, इज लाइक अ एनर्जी। क्लटर जब हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं घर में, वो भी क्लटर ही कहलाता है। लेकिन इस तरीके की चीजों को भी घर में लाना, इनवाइट करना, वो भी एक तरीके से क्लटर ही है। कैसे? जब आप उसको पढ़ो तो उसमें क्या लिखा रहता है, यदि आपका फ्रैक्चर हुआ तो कवर हो जाए। आई डोंट नो व्हाट कवर्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू मोस्ट। इसलिए इज लाइक कैंसर तो कवर हो जाएगा, ट्यूमर तो कवर हो जाएगा, यदि आपका कोई ऑपरेशन ऐसा है तो कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उस चीज को इनवाइट कर रहे होते हैं? क्यों? जब हम वो पढ़ रहे होते हैं तो सबसे हम कहते हैं, ओ वाओ, यदि मुझे कुछ हुआ तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें मैं कवर हो जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम उस बीमारी को इनवाइट कर रहे होते हैं। आर यू गाइज आर विथ मी? यस यस यस, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप आस्किंग यू, क्योंकि इसमें क्या रहा है, इंटरेक्शन जितना रहेगा उतना ये सेशन अच्छा जाएगा। सो क्या होता है, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं हम उस बीमारी को इनवाइट कर रहे थे अननोइंगली हम उस क्लटर को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही काफी लोगों से, जब भी मैंने सेशंस लिए, वर्कशॉप लिए हैं, जब भी मैंने काउंसलिंग की है लोगों की, या लैंड क्लियरिंग के लिए गई हूँ, या स्पेस क्लियरिंग के लिए गई हूँ, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछती हूँ, अपने घर में क्या क्या ये सब चीजें सोच के लाए हो? ठीक है। बीमारियां हमको इस तरीके से आती है क्योंकि हम सबसे पहले यही देखते हैं, इस दवाई से ये फायदा होगा, तो अरे अच्छा ठीक है, हम बैक ऑफ द माइंड रख लेते हैं कि हमें जो भी होगा हमारे लिए ये दवाई काम में आएगी। मेडिकल इंश्योरेंस का पेपर इतना संभाल के रखते हैं जितना हम घर में अपने कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें संभाल के रखने की नहीं होती, पर हम मेडिकल पेपर को बहुत संभाल के रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल, कहीं ना कहीं कितने लोग हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, यदि हम किसी हॉस्पिटल में भी जब जाते हैं, वहां की एनर्जी को हम
टच कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ऑरा हर जगह जाके अट्रैक्ट करती है एनर्जी को। सो जब हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, यदि हमने किसी को देख लिया, कैंसर, मैंने मेरी जिंदगी में कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि मैं हीलिंग करती थी कैंसर पेशेंट्स की। सो मैंने देखा है यहाँ से कटा हुआ, पेट में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब देखा है। तो जब जाओ ना, तो 2 सेकंड के लिए कोई भी इंसान हो, उसको सबसे पहले वो देख के डर लगेगा और बैक ऑफ द माइंड चलेगा, ओ माय गॉड यदि मुझे हुआ तो। ये भी क्लटर है, इसको वहीं तोड़ देना चाहिए। उसको देखो, आप उसको इस तरीके से देखो कि वो जिंदगी में एक स्टोरी की तरह है। इट्स नॉट इजी, मेरे लिए भी इजी नहीं था, क्योंकि मेरे खुद के घर में किसी को 2 लोगों को कैंसर हुआ था। When I was treating them, I know how I was going through. मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। जब पहले पता चला था मुझे, मैं बहुत ही ये थी, क्योंकि उस टाइम तक मैंने स्पेस क्लियरिंग, हम लोग डीक्लटर अभी नाम दिए हैं, पहले उसको स्पेस क्लियरिंग का नाम दिया जाता था। तो समझ में नहीं आता था ये स्पेस क्या है, स्पेस कौन सा, क्या स्पेस में जाके क्लियरिंग करनी है? नहीं, हमें अपने दिमाग की क्लियरिंग, जो मेंटल क्लियरिंग है, जो माइंड में सबसे ज्यादा डर को लेके आता है, सो ये क्लियरिंग बहुत जरूरी है। सो जब भी आप किसी पेशेंट्स को देखें, एक ही चीज कह सकते हैं, थैंक्स टू द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं जब वो थैंक्स बोलते, तुरंत वो आपकी यूटिलाइज, या तो अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे, ये 2 चीज, या तो तीसरी चीज है, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। क्योंकि जब वो वर्ड यूज करते हैं, वो वहीं पे ही पॉड एंड पॉक हो जाता है, यानी पॉइंट ऑफ क्रिएशन एंड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी वो वहीं पे ही आपकी एनर्जी को क्लियर कर देता है। तो कभी भी आप कहीं भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चाहे चेकअप के लिए जा रहे हैं, कुछ भी, आप किसी चीज को लेके अपने बैक ऑफ द माइंड में ये मत लेके आइए कि कहीं ये मुझे हुआ तो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस से मैं अपने सारे हिसाब वापस ले लूंगा। लेकिन जो ईश्वर ने, जो उस परमात्मा ने हमें ये बॉडी दी है, हमें ये चेहरा दिया है, वो जो नेचुरल है वो वापस नहीं आता है। जब एक एज से हम इस एज में आते हैं, क्या उस एज में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। सो मेंटल इज द बिगेस्ट क्लटर, क्योंकि वही सारे क्लटर्स को इकट्ठा करता है। तभी मैंने ये टॉपिक यहाँ से शुरू किया। मेंटल क्लटर में एक स्टोरी और बताना चाहूंगी। बिकम सुपरनैचुरल ये बुक है, उसके अंदर दिया हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक अना करके एक लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं, नाइसली शी स्टेइंग, बहुत अच्छी तरह वो रह रही है, लेकिन अचानक उसके पति ने सुसाइड कर लिया। तो जब उसके पति ने सुसाइड किया और उसको कुछ भी नहीं पता, जब बच्चों से पूछा कि पापा किधर हैं, तो उसने बोला कि पापा आज बड़ी किसी हगी देके बोले अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय करके गए। उसको तो भी बात समझ में नहीं आई। तो जब अना ने थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे बेल रिंग हुई, जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पाया पुलिस आई है। पुलिस ने बताया आपके पति ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड का नाम सुनते ही वो बिल्कुल कांप जाते हैं, वो हर इंसान कांप सकता है। लेकिन यहाँ पे मेंटल को लेके जो कड़ी मैं बताना चाहती हूँ, उस पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से उसने रिकवर किया। सो उसका जब उसने सुना, इट्स कॉल्ड हार्मोन्स इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जब आपको कोई इस तरीके से सडन न्यूज मिलती है। सो केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो ब्रेन के अंदर वायर्स जुड़ी हुई है, वो सडन के सडन ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज वहां पे ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। वो सेंस में आ सकता है इंसान, लेकिन वो कितनी देर में आएगा, 1 घंटे में भी आ सकता है, और हो सकता है वो 24 आवर्स के बाद है। डिपेंड ऑन कि उसको न्यूज कैसे मिली, न्यूज किस तरीके से दी गई, और न्यूज का उस पर कैसा असर हुआ। आज कोई भी परिवार का बच्चा या कोई भी सुसाइड करेगा, जो सामने वाला है उस पर कैसे भी बुरा असर ही पड़ता है। लेकिन जो सामने न्यूज देता है, उसका काम है किस तरीके से न्यूज को धीरे धीरे समझाना। यहाँ पे है कि यदि उसको जब ये इम्बैलेंस हुआ, तो वो पूरी तरह से कांप गई, उसके दिमाग पे इतना असर हुआ कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब धीरे धीरे
इतनी बीमारियों से हो गई कि उसने अपने पूरे बॉडी के अंदर सोर्स पूरे बॉडी के अंदर उसके इतने बड़े बड़े वो हो गए थे कि उसकी खून हर जगह से निकल रहा था, उसको कैंसर हो गया, उसके यूट्रस में कैंसर हो गया, जो नाम ले लो उसको, वो बीमारी विद इन 6 मंथ हो गई। क्योंकि उसको यही डर था, अब वो चला गया क्योंकि उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसके पास अपनी डेब्ट भरने के लिए पैसे नहीं थे, वो कर्जे में डूबा हुआ था। सो उसके पास एक ये भी आ गया डर कि अब इस कर्जे को कौन उतारेगा। उस कर्जे से उसने मेंटल में और ज्यादा प्रेशर ले लिया। उसने सबसे पहले पूछा सुसाइड क्यों किया, तो पता चला कि वो कर्जे में डूबा हुआ था। तो उसको वो एक के बाद एक जो न्यूज मिल रही थी वो उसके मेंटल को कंप्लीटली इम्बैलेंस कर चुकी थी। तो जो केमिकल हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होते हैं, उस टाइम पे उस अवस्था से बाहर आने में बहुत वक्त लगता है। पर इसने जैसे ही सुना तो उसने बोला मेरे बच्चों को कैसे मैं पालूंगी, किस तरीके से मैं रखूंगी, ऐसे करते करते वो बीमारी में घिरती गई। लेकिन जिस दिन एक बार ऐसी हालत हुई कि बच्चे स्कूल गए थे और उसको लगा वो ऐसे कैसे जिंदगी काटेगी, तो उसने इस बात को बहुत ध्यान से सोचा कि नहीं, जिस तरीके से मैं इस बीमारियों को लेके आई हूँ उसी तरह से रिवर्स में जाऊंगी। उसका ठानना, उसका सोचना, कहते हैं कि यू आस्क एंड यू रिसीव। सो यूनिवर्स कहता है कि तुम जब मुझसे मांगो तो मैं देने के लिए बैठा हूं, लेकिन तुम्हारी मांग इतनी गहरी, इतनी दर्द वाली होनी चाहिए कि मुझे तुरंत का तुरंत उसको ग्रांट में लेना, पूरी तरह से आपको देना पड़े। सो जब उसने ये सोचा कि मुझे इस तरीके से जिंदगी नहीं काटनी है, तो उसने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। शी वेंट टू वन काउंसलर। धीरे धीरे ऐसे करते करते एक एक बीमारी, लेकिन उस काउंसलर ने उसको सिर्फ सबसे पहले यही बोला, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि आपको मेंटल बैलेंस में लेके आती है। सो बहुत जरूरी है जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूज आए, सबसे पहले अपनी सांसों पे, बहुत मुश्किल है लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी ही है, क्योंकि बाद में इतना सफर करके वापस आना, जितना टाइम लगता है उस सफर को काटना उससे भी कठिन है। सो धीरे धीरे वो ठीक हो गई, उसने न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स छापे, उसको बिल्कुल रिकवर हो गई मेडिटेशन के थ्रू। उसका डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी सब चली गई। सो मेंटल बैलेंस आपको इतना इम्बैलेंस कर देता है कि आप किसी भी अवस्था में, तो जो हम मेडिकल इंश्योरेंस को बनवाते हैं उसमें जो जो लिखा है उस टाइम पे वो अफेक्ट करता है, वो एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं। पढ़े लिखे होते हुए भी हम किसी भी बातों पे बिलीव कर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके आऊंगी कुछ क्लटर्स के बारे में, एक एक करके बताऊंगी। सो जो हमारा ये यहाँ पे इमोशनल क्लटर और मेंटल क्लटर, ये दोनों ही एक साथ हैं। अब भी आता है कि हम फिजिकल क्लटर पे बात करें। फिजिकल क्लटर क्या है? फिजिकल क्लटर जब हम एक्सेस स्टफ, यदि बॉडी में हम कुछ एक्सेस डालते हैं, तो हम जब खाते हैं तो गैस बहुत होती है, दूसरे दिन तकलीफ होती है बाथरूम में भी, हर वक्त। तो जो चीज हम एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है, उसको जब हम एक्सेस कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्लटर है। लेकिन हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते। क्या हम ये सोचते हैं आज बहुत भूख लगी तो हमने 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा ली, लेकिन वो पेट 2 रोटी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा। सो उस पेट के लिए हमने क्या किया, काम बढ़ा दिया। उसी तरीके से फिजिकल क्लटर में एक और चीज आती है, जब हम अभी जैसे ये लॉकडाउन का टाइम था, बहुत सामान मिल नहीं रहा था, घर के अंदर बच्चे भी हैं, हम क्या करते हैं, बल्क में उठा के आ गए। फिर वो बल्क यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो फेंका रहा है। तो किस चीज का एक और नुकसान हो रहा है, अबंडेंस। तो हम यहाँ पे अपने अबंडेंस को भी बाहर निकाल रहे हैं। सो एक तरीके से अबंडेंस को, यदि हम अपनी आने वाली इनकम को जब रोक रहे हैं, वो भी एक क्लटर ही है। क्योंकि जब हम इन सब चीजों को ज्यादा खरीद के रखते हैं, वो एक अलग तरीके की हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इस तरीके से कपड़े, मेकअप, हम लेडीज को बहुत आदत होती है, लिपस्टिक का कलर पसंद आ गया तो हम कहेंगे अरे ये तो 2 उठा के रख लो। अरे क्यों उठा के रखना है, एक खत्म होगा, हो सकता है मार्केट में कुछ अलग दिखने को मिल जाए।
उसके लिए स्पेस तो रखे, हम नहीं रखते। हम 50-60 लिपस्टिक्स रख लेते हैं, इतने वो रख लेते। गलतियां हमसे भी होती हैं और करते आए हैं हम, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वहीं पे हम रुक जाते हैं, और रुकना जरूरी है, क्योंकि उस क्लटर को इकट्ठा कर रहे हैं। वो लिपस्टिक हमने आज यूज की, मैं आज बताना चाहती हूँ लेडीज हम क्या करते हैं, लिपस्टिक यूज की, ठीक है, उस टाइम बहुत खुशी में है, वो एनर्जी बहुत अलग है, उस लिपस्टिक को यूज किया तो उस टाइम पे हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी देती है। लेकिन वही लिपस्टिक यदि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम गुस्से में जाके लगा के जाते हैं, उस एनर्जी वहां पे रहती है, और उस लिपस्टिक के डब्बी में यानी उस लिपस्टिक के उस स्टिक में भी रहती है। इतना फर्क पड़ता है हमारी एनर्जी का हमारी लाइफ में। तो हम क्या करें, जब दूसरी बार उसको लगाते हैं कहीं ना कहीं वो एनर्जी इफेक्ट करती है, क्योंकि वी आर बॉर्न, वी आर वेरी टैलेंटेड एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट एनर्जी एंड आवर सोल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑरा बहुत जल्दी इफेक्ट होती है, यहाँ तक कि मैंने ये बिंदी आज लगाई, उतारी, खत्म, दोबारा इस बिंदी को नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज की एनर्जी इस बिंदी के साथ है, उसके साथ नहीं रहेगी कल। So I don't repeat that bindi again. So इस तरीके से जब आप कपड़े उठाते हो, तो कपड़े हम क्या करते, मार्केट से लाए, नया है, उसको धोया नहीं, बस पहन लिया, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक, वो किसी ना किसी ने तो ट्राई किया, उसकी एनर्जी उस कपड़े में आई, और जो वहां काम कर रहा है उसके थॉट्स उस कपड़े में गए, वो आके हमने कबर्ड के अंदर रख दिया। उसी कबर्ड में हो सकता है हमारे कैश भी हो, ज्वेलरी भी हो, उसी कबर्ड में हमारी और चीजें हो, सब पे इफेक्ट होता है। तो वो चीजें सबसे पहले लाके वॉश करनी चाहिए, इस्त्री करनी चाहिए, इसके बगैर कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और हद से ज्यादा जब हम कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, जिस कपड़े को हमने आज 6 महीने तक नहीं पहना या साल तक नहीं पहना, 100% वो हम वापस दूसरे साल में भी नहीं पहनेंगे, ये तो रहता है। लेकिन ठीक है, कुछ टाइम रखा, यदि हो सके तो जितना हो सके आपके बहुत जो आपके 3-4 साल पुराने कपड़े हैं आप नहीं पहन रहे हो, प्लीज हटा दो। क्रिएट अ स्पेस। जिस तरीके से आपके शरीर में भूख लगती है, स्पेस क्रिएट होता है। जब स्पेस क्रिएट होता है तब आप ठीक से खाने का स्वाद भी ले पाते हो और उस खाने को डाइजेस्ट कर पाते हो। यदि हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक खाते चले जाएंगे तो हमें ना स्वाद का पता चलेगा और ऊपर से हेल्थ भी खराब होगी। So this is kind of clutter we are bringing in our life, which is we have to cut down. आज आपने चार, हमारे यदि पुराने जमाने में देख लो, दिवाली पे हम खरीदते थे कपड़े, या तो फिर हम कपड़े खरीदते थे तीज त्योहार पे, हर वक्त नहीं खरीदते थे। तो देखा जाए घर में वो कितना स्पेस रहता था और उस जगह को सुंदर तरीके से हम रख पाते थे। यदि आप कबर्ड खोलो और कपड़े गिर रहे हैं और कबर्डों में कपड़े ऐसे फेंके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को ब्लॉक करता है। सो दिस इज द वे व्हेन यू अरेंज दोस योर वार्डरोब, प्रॉपर तरीके से जब हम रखते हैं तो वो डीक्लटर हो जाता है। सो क्लटर और डीक्लटर करना साइमल्टेनियसली हमारे साथ चल रहा है। सो मेकअप से लेके आपके कपड़ों तक, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस से लेके आप हॉस्पिटल जाने तक, घर में आते आपने शावर लिया, क्या वही कपड़ा दूसरे दिन रिपीट किया, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो कपड़ा आप पहने हो आज, उसको धोना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारा शरीर इस 5 तत्व से बना है, उसी तरह से जब हम आज ये कपड़े को धोने में डालते हैं तो वही 5 तत्व उसको धो रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है, किसी anybody has realized that कि वही 5 एलिमेंट उसको धो रहे होते हैं? Give me the reply. I'm waiting for the reply. पांच तत्व, ठीक है। पानी, उसमें इमोशंस धुल रहे हैं उस कपड़े के। यहाँ तक कि आप जब किसी को दान दे रहे हो, कपड़े धुल, आपके खुद के उतरे हुए कपड़े दे रहे हैं, जस्ट डोंट पुट इन द बैग पूरी तरीके से ऐसे बंच बना के थ्रो करना, रे निकालना ही है, हमारे घर में एक्सेस है, निकालो निकालो, नहीं। जब हम चीज दे रहे हैं तो उसको भी प्यार से दो, उसको भी इस तरीके से दो जैसे कि उसमें एनर्जी आए। उसमें एनर्जी आए तो कम से कम जब सामने वाला पहने उसको वो फील हो। क्योंकि जब हम कपड़े को धोते हैं,
एक तत्व धोता है यानी पानी, जल। दूसरा, यदि हम उसे साबुन लगाते हैं या हम उसको किसी चीज से ऐसे से धोते हैं, उसमें क्लियरिंग हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा भी होती है, कहीं ना कहीं वो धरती का कोई तत्व उसमें होता है। दूसरी बात, जब हम उसे धूप में सुखा रहे होते हैं, वो अग्नि तत्व से वो सूख रहा होता है, वहां उसकी क्लियरिंग होती है। जब वो आकाश के अंदर, यदि आप बालकनी में कपड़े टांग रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं आकाश तत्व भी मिल रहा है, उसकी अलग तरीके से कपड़े की क्लियरिंग हो रही है। आप लोगों ने कभी सोचा है, जब आजू बाजू के पेड़ पौधे उसे हवा दे रहे हैं, वायु तत्व से मिल रहा है। जब आजू बाजू के पेड़ की एनर्जी, क्या तभी कहते हैं पुराने जमाने में कि आप, हमें एक्चुअली क्या किया है, कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ हम पे थोपा गया है कि शाम के टाइम ना कपड़े उठा के अंदर कर देने चाहिए। लेकिन उसका मतलब क्या है? क्योंकि संध्या तक आपके वो 5 तत्व जो हमारे इस जीवन के लिए, जीती हुई आत्मा के लिए, जो हमारा ये शरीर है उसके लिए जरूरी है, वो सुबह से शाम तक हमको मिलता है। धूप, आकाश, वायु, हमारा पेड़ पौधों से उनको हवा लगना, उसमें अर्थ एनर्जी भी आ रही है। सो ये सब एनर्जी उस कपड़े को मिल रही है, वो पूरी तरह से वापस प्योर हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, नेचर वॉक हमारे लिए, खुद के शरीर के लिए कितना जरूरी है। धूप देखना, sun bathing, when we bath in sun, when we go and do the sun gazing is very important, because sun gazing is like giving you a lot of energy for your third eye, lot of energy for your skin, you're getting a vitamin D, not only that you shine so much. So बहुत जरूरी है सब चीजों को समझना कि कपड़े धोने का महत्व क्या है। खाली कपड़ा धोना है क्योंकि वो मैले हो गए हैं, नहीं, उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है। जब हम उसको आयरन कर रहे होते हैं तो वापस उस पे पानी का छींटा लगता है, वापस एनर्जी शिफ्ट होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, जब वो इस्त्री वाले के पास से घर आ रहा है, उसको थैंक यू से, ब्लेसिंग के साथ ही वो कपड़े हाथ में लें। हम ले लेते हैं, अरे आ गया कपड़ा, दूसरा कपड़ा उठा के ये उठाओ, ये बांधो, इसको दे दो। नहीं, उस टाइम पे हम अपने मेंटल पे भी कुछ अलग तरीके की एनर्जी बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो हमारा स्लेव है, नहीं, वो हमारा स्लेव नहीं है, ही इज हेल्पिंग अस। नहीं तो कितने घर में कपड़े करने पड़े। सो व्हेन यू थैंक, द मोमेंट यू थैंक हिम, he smile and he shift the energy of the cloth when he is giving you. is very Smile is very important, very very important. सो क्लटर्स के ऊपर फिर से आते हैं। हमारे कबर्ड के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, हमारे एक्सेस ज्वेलरी हैं जो हम लोग आर्टिफिशियल्स उठा लेते हैं। इसे उठा कुछ टाइम के बाद यदि नहीं, टूटी फूटी ज्वेलरी आज, हाँ, इमोशनल थोड़े से क्लटर्स पे इसके साथ जोड़ती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं या हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं हमारे माँ बाप से, हम उसके साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। That is called again attach किया, जो उसके साथ क्लटर होता है, उस टाइम उसके इमोशंस उसमें होते हैं। सो ऑल जो भी है क्लटर के बारे में हम बात करें, वो सारे इमोशंस पे ही टिके हुए हैं। हम उस पुरानी चीजों से बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन उस पुरानी चीजों में कौन सी एनर्जी है, क्या है, मुझे पता है काफी लोग कहेंगे कि ऐसे ही कैसे मैं अपनी माँ की कोई दी हुई चीज निकाल दूं। एक बात बताइए, 100 साल पुराना पेड़ भी हर साल में एक बार पूरे पत्तों को झाड़ता है, फिर से नए पत्ते आते हैं। सो जरूरी है एनर्जी घर की शिफ्ट करते रहना, अपना काम है। यदि हम उसी चीज से अटैच रहेंगे सो हम अटैचमेंट के एक दूसरे क्लटर में चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में पास्ट में हमें होल्ड करके रखेगा, जो कहलाता है इमोशनल क्लटर। हम पुरानी चीजों से बहुत जुड़े रहते हैं। कोई ऐसी चीज होती टूट भी जाती है ना, कि शो पीस वगैरह, कहते हैं अरे यार इस फलाने ने दिया था, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, लेकिन उस टूटी हुई क्लटर, उस एनर्जी में क्या एनर्जी आ रही है वो हम नहीं सोचते। कांच टूट जाता है, कहते हैं अरे क्रिस्टल का ग्लास है, मुझे फेंकना नहीं है। पर जो चीज आई है, शरीर ही नश्वर है, जिस दिन शरीर आया है उसी दिन ही डिसाइड हो जाता है। बच्चा पैदा होने से पहले डिसाइडेड है कि उसकी मृत्यु होनी है। हम उसे भी हो जाते हैं कि हम क्रिस्टल के ग्लास को फेंक ही नहीं पाते। हम क्रिस्टल के ग्लास को नहीं फेंक पाते, हम क्रिस्टल के बोल्स को नहीं फेंक पाते। ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, हम घर में इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें अपनी क्रॉकरीज को
यदि जितना हो सके, जितना अपना बजट है उस हिसाब से उस क्रॉकरी को थोड़े टाइम के बाद चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो एक नई ऊर्जा को लेके आता है। यहाँ पे अभी इमोशनल क्लटर के बारे में बात हो गई, अब बताती हूँ डिजिटल क्लटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी में हमने एड देखा, जैसे I was in a Montessori, I was a teacher in the Montessori for the Montessori kids. तो हम क्या करते हैं, Montessori kids को हम कार्ड उठाते हैं, एप्पल का कार्ड है या फ्रूट्स का बताना या नंबर्स बताने हैं, कैलकुलेशन बताना, हम फ्लैश करते हैं उनकी आंखों के आगे। सो हमारे आगे डिजिटल क्या कर रहा है, मार्केट हमारे आगे हर चीज फ्लैश कर रहा है। कोई चीज उसको बेचनी है तो वो सीधे सीधे आंखों के आगे आता है, ठीक है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठ जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने उधर देखी थी, आज मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, सो वो हमें एक्चुअली क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम हमें जो आएगी हमको याद रखना है कि वो चीज हम घर में लेके आएंगे। कुछ दवाइयों के ही नाम है जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, कोल्ड कफ, फिर आजकल तो बहुत ज्यादा कैंसर आया कहाँ से? कैंसर पहले किसी को पता था? नहीं था। सॉरी, कैंसर के बारे में इतना बोल बोल के एडवर्टाइजमेंट में, डिजिटल में, न्यूज में, वो हर जगह फैला दिया आपके बैक ऑफ द माइंड में कि सबको हुआ है, मुझे तो होगा ही। ये अलग तरीके का डिजिटल क्लटर। हम क्या करते, बहुत सारे गेम्स उठा के घर में आ जाते, ये गेम है, वो गेम है, चाहे वो पेपर की गेम क्यों ना हो, लेकिन वो इकट्ठा होते हो तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। सो क्या होता है डिजिटल मार्केट में, सबसे बहुत ही हमारा ये है वीक पॉइंट कि हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो चीज हम देख रहे होते हैं, क्योंकि वो आंखों के द्वारा उस चीज को। लेकिन जब हम अवेयरनेस में होते हैं, हम जब अपने आप से बात करके पूछते क्या ये बहुत जरूरी है, सो हमारे अंदर आत्मा बताती है कि नहीं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। सो हम उसी टाइम अपनी अबंडेंस को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम फालतू का खर्चा नहीं करते। यदि हम गेम के पीछे भाग रहे हैं, कहते हैं नहीं इतनी गेम है, यही नहीं खेल रहे हैं, तो बाकी के क्या खेलेंगे। हाँ, लगा कभी फ्यूचर में मार्केट की कोई कमी नहीं है, सब चीज मिलता है, फिर क्यों हम एक साथ जाके इतनी सारी चीजें खरीद के लाके घर पे साल के लिए रख लेते हैं। जैसे अनाज है, पहले जमाने में अलग बात थी कि परिवार बड़े होते तो इतना अनाज लाके रखो, तब के अनाज की क्वालिटी भी अच्छी हुई। आज के अनाज की क्वालिटी में देखो तो मॉइस्चर इतना है कि आप जब इकट्ठा करके घर में रखते हो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। वो कीड़े क्या ला रहे हैं आपके घर में, फिर वो पूरा घर खराब कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके यदि कहीं दीमक हुआ, कुछ हुआ, ये सब इंटरकनेक्टेड है, हम ये नहीं सोचते। यदि हम थोड़ी थोड़ी चीजें लाके रखें, समझ के रखें कि इस परिवार के लिए हमें इतना ही है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी बचत भी करते हैं। अबंडेंस जो हमारे जेब को, जो ये सब चीजें ना हमारी जेब को खाली कर देता है। फिर कहते हैं लेट्स गो फॉर मनी क्लास, मनी मेकिंग क्लास, लेट्स गो फॉर मनी मेकिंग क्लास। अरे मनी मेकिंग क्लास से भी आके भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे भी तुम्हें मनी ही देना है। लेकिन जब तुम आलतू फालतू चीजों के खर्चे करते रहोगे तो मनी कहाँ से रहेगा, अबंडेंस, क्योंकि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, यू आर जस्ट बाइंग, ब्लाइंडली वी बाय। मेडिसिन, कभी बुखार होगा तो ये मेडिसिन भी रख लो, यदि इससे हाई फीवर होगा तो ये मेडिसिन रख लो। आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड, ही इज चलती फिरती मेडिकल शॉप। इसको कोई नाम बोल दो ना ये चीज, अरे ये दवाई ले लो। मैं कहती हूँ प्लीज दवाइयों को दूर रखो, इज नॉट गुड फॉर। ये है कि वो जब जाते हैं वापस अफ्रीका तो इतनी बल्क में दवाई, क्योंकि वहां पे दवाइयां मिलती नहीं है अफ्रीका में। दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज यू आर स्टेइंग अलोन, लिटिल बिट इज ओके बट नॉट इन द बल्क। सो कहीं ना कहीं अपने को समझना बहुत जरूरी है कहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो। हर चीज याद रखिए, जिंदगी में कोई भी एक्सेस हमारे लिए क्लटर ही पैदा करेगा। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं बीमारियां, कहीं ना कहीं हमारे घर में वो ऐसी चीजें पैदा करेगा जिसकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूँ, मैं बहुत छोटे शहर की हूँ, तो बनारस मेरा जहाँ की मैं पैदाइश हूँ वो वाराणसी है, और लाइट बहुत आती जाती है। सो जब हम लोग छोटे थे तो कोयले घर में बहुत रखने पड़ते थे, गैस भी नहीं हमारे जमाने में मिलती थी इजीली बनारस में।
तो क्या होता था, मम्मी कोयले वाली जगह को पूरा घर हमारा हर महीने, ये चीज जरूर को, यदि आपको डीक्लटर करना है, अपने घर की एनर्जी को बरकरार रखना है, तो हर महीने घर की इस तरीके से सफाई कीजिए जैसे आप खुद के तन की सफाई कर रहे हो। घर की कॉन्शियस ऑफ द एनर्जी, कहते हैं ना कि वास्तु खराब है, ये खराब है, ठीक है कुछ होगा, लेकिन क्या आपने अपने घर से एक बार इस जो हमारा घर का ईशान कोण यानी बीच का जो हिस्सा होता है, कॉन्शियस ऑफ द हाउस, कभी आपने उसको ग्रेटिट्यूड किया है? नहीं। क्या आज एक पल के लिए आंख बंद करके अपने घर को, अपने हर घर के कोने को ग्रेटिट्यूड कीजिए। जस्ट डू इट विथ मी, प्लीज क्लोज योर आईज एंड जस्ट डू इट विथ मी। ईच कॉर्नर, हर घर का एक एक कॉर्नर को अपने आंखों के सामने ला के उसे ग्रेटिट्यूड कीजिए, देखिए उसकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। घर की दीवारों को, बिस्तर को, तकियों को, चादर को, कबर्ड के, यहाँ तक कि आपकी चाबियों को, आपके घर के हर एक दीवार के कोने कोने को महसूस कीजिए कि आप घर के एक बीच में खड़े हैं, और उस बीच में खड़े होके पूरी तरह से अपनी ऑरा को इतना एक्सपैंड कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड के साथ कि थैंक यू, इस घर में रहते हुए मैंने कभी महसूस ही नहीं किया मेरे पास छत है, मुझे थैंकफुल होना चाहिए, मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि मैं इस घर में आराम से शांति से रह पा रही हूँ। I am grateful for this abundance. I am grateful for each and everything I have in my house. I am grateful. I have in kitchen everything what I require. I am grateful. I am a living healthy life in this house. Conscious of the house, I am so grateful. Thank you. Thank you. With a big smile. Smile and say again, thank you. धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोले, अपनी आंखों को खोलते हुए दीवालों को देखिए। जब आप ग्रेटफुल होकर उस दीवार को देखते हैं, वो दीवार आपसे खुश होकर आपको और पॉजिटिव एनर्जी देती है। किसी ने सुना है कि दीवालों के भी कान होते हैं? हम ये सुनते रहते हैं कहानियों में, या कहते ना कि धीरे बोलो नहीं तो दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात सच है। अब जब मैं किसी के घर पे स्पेस क्लियरिंग करने गई थी तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। क्या होता है, हम घर किसी से ले लिए, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे उस बंदे ने उस किस वे से उस घर को बेचा। उस घर में जब वो बेचा कि वो जा रहा है बहुत अच्छे घर में, बड़े घर में, तो खुशी की एनर्जी उस दीवार में रहती है। पर लेकिन कभी ना झगड़े, हर किसी के घर में बहुत झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का नियम है। नेचर कहते हैं ना, इस परिवर्तन का नाम है, क्योंकि नेचर ही हमें बताता है जब तक परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, बाहर के नेचर में नहीं आएगा, पेड़ पौधों में नहीं आएगा, तो फूल की रंगत को आप कैसे देखोगे, उसकी खुशबू को कैसे महसूस करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका नेचर परिवर्तन नहीं होगा तो उसकी एनर्जी भी परिवर्तन नहीं होगी, वो सड़ जाएगा। इसीलिए उसको कैंसर या हम ट्यूमर का नाम दे देते हैं। घर में ये दीवारें भी ऐसे ही हो जाती हैं। जब दीवारों में 2-2 साल 3-3 साल हो सके, एक तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जब दीवारों पे हम पेंट कराते हैं, यानी हम अपने कलर डाल रहे हैं, तो उस घर में उस बंदे ने बिना कलर बिना कुछ किए वो शिफ्ट हो गया, तो उस घर की एनर्जी ऐसी थी कि घुसते ही सर पकड़ जाए। तो आई जस्ट स्टार्ट, ये रेंट पे था, आपने अभी घर वापस अपना लिया? बोला हाँ। मैंने कहा जो बंदे रह रहे थे, दे वर हैविंग अ वेरी टफ टाइम, सो आप सिर्फ इतना चीजें करो। एंड आई डिड द क्लियरिंग ऑफ दिस उस घर की, एंड विद इन 3 months दे गेव मी गुड न्यूज कि बिजनेस भी अच्छा चल रहा है एंड एवरीथिंग। क्यों? घर से प्यार ही नहीं था,
घर को हमेशा कोसा जा रहा है, इस घर में आके मैंने ये किया, ये घर में मेरा कभी वो नहीं। अरे घर को क्यों दोष दे रहे हो? ये सोचो ये सब आ कहां से रहा है। हो सकता है तुमने कोई ऐसी चीज ले आए घर में जिसकी एनर्जी तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रही है, या तुम कहीं चले गए, या तुम अपने शरीर में कुछ ऐसा रख के आ रहे हो, खा पी के आ रहे हो, जो वो एसिडिटी के तौर पे वो गुस्से में बदल रहा है, वो गुस्से से ज्यादा वो एनर्जी में आ रहा है, वो एनर्जी दूसरों पे निकल रही है, वो दीवार में जा रही है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड। सो दीवारों में भी एनर्जी होती है, इसीलिए कहते हैं पेंट करते रहना चाहिए। जब हम उसको रगड़ते हैं और अपने पसंद के कलर को भरते हैं, तो हम उस दीवार से कनेक्ट हो रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यदि तुम एक बार प्यार से भी पौधे में पानी चढ़ा दो, वो पौधा खिल उठता है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ महीनों के लिए बाहर थी, मेरी तुलसी का पौधा और मेरे यहाँ बहुत पौधे, आई लव ट्रीज एंड ऑल, पूरे सूख गए। जैसे ही मैं आई देखो सब सूखे पड़े। मैंने धीरे धीरे प्यार से उनको हाथ लगाया, सारी मिट्टियों को ऐसे से उठा के, आप बिलीव नहीं करोगे, पानी डालते ही पौधों में एक अलग सी जान आने लगी। जो हल्के हल्के सूख गए थे, हल्के से भी ज्यादा, दूसरे दिन उसी में ही ग्रीन पत्ती आ गई। ये प्यार का असर है, उसको पता चलता है। तो क्या हमारे घर के दीवारों को पता नहीं चलता कि हम कौन सी एनर्जी डाल रहे हैं, किस तरीके से उनको देख रहे? कभी कभी गुस्से से आते हैं लोग, दीवार पे सर पटकते हैं, तो क्या हो रहा है? मैं जाके अपना सर पटक रहा हूँ, या मैं इतने लोगों को देखा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो गुस्से की एनर्जी उस पर ट्रांसफर हो रही है। वो बैकफायर तो होएगा एक ना एक दिन। यदि आप एक्सेस वेट उठा लोगे, आपका शरीर उठाने लायक नहीं है, वो बैकफायर करेगा। तो उसी तरीके से एनर्जी हमको बैकफायर करती है, वही क्लटर है, उसी को ही हमें फ्री करना है। सो डिजिटल मार्केट में जब हम मूवीज बैठ के घर पे देखते हैं, मूवीज में रेप सीन आ रहा है, न्यूज में रेप सीन आ रहा है, डकैती आ रही है, हम न्यूज़पेपर, मेरे घर में आज 7 साल हो गए न्यूज़पेपर नहीं आता। क्यों? उस एनर्जी को हम इकट्ठा कर रहे हैं घर के अंदर, उस एनर्जी में हम उसको वही पढ़ रहे हैं, वही हम ड्रॉवर में डाल देते हैं। पहले जमाने में क्या होता, उसी पेपर को ना कपड़े के नीचे बिछा दिया जाता था, कपड़ा उसके ऊपर रख दिया जाता था, क्योंकि मालूम ही नहीं था ना कि पेपर में एनर्जी क्या लिखी हुई है। लेकिन मैं बचपन से इसके खिलाफ थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों चिढ़ती हूँ पेपर के ऊपर रखना। अरे जाके मार्केट से प्लेन पेपर लेके उसके ऊपर रखो, या तापी ले आओ, तापी इन द सेंस आई मीन वो जो मैट होता है जो कबर्ड्स के अंदर डालते हैं, उसको लेके आओ, उसके ऊपर रखो। लेकिन पहले जमाने में जो देखते आए हम अपने पूर्वजों से, वही करते आ रहे हैं। सो पेपर में वो एनर्जी है, इसीलिए घर के अंदर न्यूज़पेपर आना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी न्यूज घर में बैठ के नहीं देखनी चाहिए। पता है, ठीक है, उतनी तक नॉलेज रखो जितना आपके लिए जरूरी है। क्या वो नॉलेज आपको कहीं पहुंचाएगा? नहीं। आपके बिजनेस को कहीं पहुंचाएगा? नहीं। शेयर मार्केट में हो तो शेयर मार्केट को पढ़ो, ठीक है, लेकिन हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं समझते वही हम फियर इकट्ठा करते हैं। फियर ही हमारे हर चीज के रुकावट का कारण है, चाहे बीमारी का कारण है, चाहे हमारे अबंडेंस का कारण है, चाहे हमारे रिलेशनशिप का कारण है, या मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, या हमारे पीस ऑफ माइंड हो, कुछ नहीं रहता। मेरे घर में वीकेंड में मैं फ्लावर्स लाके रखती हूँ घर पे। क्यों? खुशबू जो फ्रेश फ्लावर्स में होती है घर को तरोताजा करती है। सुबह उठते ही कहते, पहले बोलते हैं कि साउथ की खिड़की खाली खुली होनी चाहिए। क्यों? जब शरीर 5 तत्व से बना है और हमें सारे कॉर्नर्स, ईस्ट, हमारे जितने भी साउथ नॉर्थ कॉर्नर हमारे लिए जैसे से इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से घर के अंदर उसकी हवा आना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो पूरी खिड़कियां खोल देती हूँ घर की उठते, क्योंकि जरूरी है। नींद में, सपने में आपने क्या देखा, उस डर से उठे, वो डर भी उस एनर्जी का उस रूम के अंदर उस टाइम रहती है। इमीडिएटली उठ के उस रूम के दरवाजे खिड़की को खोल दे। आप उसको कहते हैं ना, झाड़ू लगाना, कटका लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे आप अपने घर की सफाई कर रहे होते हो, उस एनर्जी को शिफ्ट कर रहे होते हो। मेरे लॉकडाउन में मंदिर का 2 महीने तक, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे हमको कहीं ट्यूबलाइट नहीं मिल रही थी, और लॉकडाउन में मेरी मंदिर की ट्यूबलाइट चली गई। ट्यूबलाइट तो चली गई, लेकिन क्या मैंने उस ट्यूबलाइट के ना होते हुए अंधेरा रखा? नहीं। सो मैंने हर वक्त उधर दीपक जला के रखा। उससे जो रोशनी आ रही थी ना, वो मुझे लाइट से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। सो इसमें ये बात कहना चाहूंगी, कई लोग शाम के टाइम घर में 5:30-6 बजते हैं तो घर में लाइट ही नहीं ऑन रखते।
क्यों? जब दिवाली का टाइम होता है तो सारे घर में दिए लगाएंगे, रोशन किए जाएंगे। हर किसी कल्चर में जब भी उनके कोई फेस्टिवल्स होते, दिवाली चल लो या कोई भी फेस्टिवल ले लो, हम इतना घर में दिया लगा देते, एक्सेस लगा देते हैं, ठीक है, और साल भर उसको बंद करके रखते हैं। तो आप मुझे बताओ, साल भर में आप कमाई मत करो, एक ही दिन जाके पूरे साल की कमाई कर सकते हो? क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए? नहीं, क्योंकि वो हमें हमारी इच्छा, जैसे ना इच्छा, डिजायर्स हमारी जितनी बढ़ती जाती है वो उतना उतना हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। सो उसी तरीके से आप यदि घर के अंदर कैंडल्स लगाओ, खुशबू वाले फूल लगाओ, सब क्या कर रहे हो? उसको क्लटर फ्री कर रहे हो, घर की एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो। पेपर घर में लाना नहीं, उसको जमा करके रखना नहीं। तो जैसे मैंने बताया कोयला जल, तो मेरे घर में कोयला का, मम्मी वहां पे ना बहुत सफाई करती थी। मैं कहती थी पूरे घर की हर महीने सफाई होती है, यहाँ से वहां से सब हटा बढ़ा के, तो ये कोयले की 15-15 हफ्ते हफ्ते में आप सफाई क्यों करते? क्यों? क्योंकि वहां हम घर के रूम में बाहर जगह चक्कर लगाते हैं, हमारा ऑरा हर जगह जाता है, हमारे पैर हर जगह जाते हैं, सो एनर्जी हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो घर का एक ऐसा कोना है, जैसे कबाड़ खाना कहते हैं या तहखाना कहते हैं, जैसे पुराने जमाने में जो बहुत बड़े बड़े घर होते थे ना, उनका एक कमरा ऐसा होता था, उसको तहखाना बोलते थे, सारा कूड़ा कबाड़ फेंक देते थे, उधर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आती है। और उसी नेगेटिविटी की वजह से हमारे घर में झगड़े, हमारे घर में प्रॉब्लम, बीमारियां धीरे 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 वो पास ऑन होता है। सो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी घर का हर एक हिस्से को सफाई रखें। दूसरी हमारा डिजिटल क्लटर में न्यूज को देख देख के फियर आता है, उस फियर के चक्कर में हम इमोशनली अपने बच्चों पे या उस पे हद से ज्यादा वो डर में रहते हैं। उस डर से क्या होता है? आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो हद से ज्यादा न्यूज देखना, मैं एक हॉरर मूवी बहुत देखती थी पहले, मेरे मतलब लाइक आई एम टॉकिंग ओवर 4 years ago। मेरे को मजा आता था, लाइट पूरी बंद, मेरे को देखना ये हॉरर मूवी, उस दुनिया है क्या? उस दुनिया को जितना डरा के दिखाया जाता है वैसी वो है नहीं। जितने मेकअप किए जाते हैं ना उस कैरेक्टर के, उतना मेकअप उनके पास है ही नहीं उस दुनिया में, वो मेकअप यही है हमारे पास। पर लेकिन ये लोग ये नहीं समझते उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। सो एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी माँ बोली कि ये बहुत डरती है और स्कूल में भी ना जाने की नहीं कर रही है। तो मैंने उसको सब पूछा क्या हुआ है? बोलती पता नहीं, मुझे ना आजू बाजू ऐसा लगता है ना जैसे भूत प्रेत है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे दिखते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि वो उस स्टोरी को बता रही है जिसने उसने रात को बैठ के अकेले में देखा था। तो मैंने उसको बोला कुछ ऐसी हॉरर मूवी देखी है बेटा आपने या क्या? बोला हाँ। तो अब उसके मन में आ गया कि ये भूत हर जगह होते हैं, क्यों ऐसी चीज बच्चों को दिखाना? नेचुरल ही क्यों नहीं हम उनको ग्रो होने देते हैं? उनके अंदर में फियर, उनके अंदर में डाउट्स सबसे बड़ा क्लटर है। हम सबसे पहले ये नहीं सोचते, बच्चे को हम कुछ भी बोल देते हैं, इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम ले आते हैं उनके अंदर। हर यदि कहते हैं ना बच्चे को तुम खाओगे नहीं, तुमको ना पुलिस लेके जाएगी, तुम ये हो, वो भी एक तरीके के बच्चे के अंदर डर बैठा के एक अलग तरीके का उसके मेंटल इम्बैलेंस को वो करना, क्रिएट क्यों कर रहे हैं हम ये सब? सो डिजिटल मार्केट में गेम, जैसे बीच में एक गेम आई थी, मैं अपने बेटे को खेलते हुए देखती थी, बच्चों के साथ टाइम पास पे साथ में बैठ के कुछ ना कुछ देखते रहना, क्या कर रहे हैं। सो मैंने देखा वो पबजी खेल रहा है। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे भी सिखा दो, उसमें मार धाड़ ये वो ऐसे लगा पड़ा है। तो मैंने कहा इसमें सीखने को आपको क्या मिल रहा है? तो he said, I'm just trying to win। तो उस विन के चक्कर में उसको कितने लोगों को मारना पड़ा है। तो ऐसे ही वो जिंदगी में ऐसे सीखते हैं, ये नहीं सीखते कि हम अपनी मेहनत से क्या करें। वो धीरे ये सब डिजिटल जो चीजें हैं ना हमारी लाइफ में हमको और प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, आप तुरंत फोन उठा के फेसबुक चेक करते हो, थोड़ा सा टाइम होता है तुरंत उठा के इंस्टाग्राम किसी को कॉल कर लिया, गॉसिप कर ली। जब हम गॉसिप भी करते हैं हम कहीं ना कहीं क्लटर अपनी लाइफ में इकट्ठा कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना घर बैठ के जब आप सत्संग में जाते हो तो सत्संग में जाना नहीं होता, सत का संग करना होता है, उसकी बातों को समझना होता है। जैसे ब्रह्मश्री पति जी कहते हैं ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो, ऋषि बनो, महर्षि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो। सो वो सब कैसे आता है? जब हम सब ऐसे जैसे इस तरीके से हमारी बातें हो रही है, एक दूसरे को ज्ञान वो दिए जा रहे हैं,
ये सभी सत्संग ही है। आप टीवी बैठ लो 1 घंटा, या तो उस मूवी को बैठ के रात भर सोचोगे, या तो उसके फियर की वजह से नींद में भी वही दिखाई देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही बैठा है। सी थिंग्स फॉर द एंटरटेनमेंट, नॉट टू जस्ट गेट फियर एंड जस्ट ओके, तुमको नॉलेज आया, तुम्हें पता चला, उसको वहीं तक रखो। क्योंकि हम जो इस जिंदगी जी रहे हैं वो भी एक फिल्म ही है, एक फिल्म ही देख रहे हैं। यदि हम उसको फिल्म की तरह देख ले, तो यदि हम चीजों को अभी छोड़ना सीख लेते हैं, वहीं पे हम अपने आप को डिक्लटर, यानी हम उस अटैचमेंट से, च्युइंगम को हम जब से किसी बात को झगड़ा हो जाता है हम खींचते रहते हैं, कोई रिश्ता चल नहीं रहा होता है, अपनों से भी नहीं चलता है, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जब कोई बात किसी से नहीं बनती, शांति से जब उसको शांत हो जाओ ना, वो बात अपने आप, क्योंकि स्पेस मिल रहा है उस चीजों को। आप किसी को गुस्से में डांटते हो और गुस्से में कुछ कहते हो, तो वो क्या होता है, वो और गुस्सा दिखाता है, वो बैक आंसर करता है। जब हम उसको स्पेस देते हैं तो वो बात अपनी समझ सकता है। उसी तरीके से एक और चीज करना चाहूंगी, हम चीजों को घर में लेके आते हैं, जैसे मुझे अभी मैं फ्लूट बजाना सीख रही हूँ, सो बांसुरी घर पे लेके आई, मेरे को एक तारा गिफ्ट मिला, बिकॉज आई लव इंस्ट्रूमेंट। मैं पहले तबला बजाती थी, तो मुझे ये सब चीजें बहुत शौक, ढोलक बजाती थी, तो मुझे लगता था कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो मेरे करीब हो। कई लोगों के घरों में देखा है, शौक के तौर पे इंस्ट्रूमेंट लाके रख दिया, वो सबसे बड़ा क्लटर है घर के अंदर। बुक्स, इतनी बुक्स हैं, आप 2 लोगों को पढ़ने के लिए, उनको बोलो पढ़ने के बाद आपको वापस करें, क्योंकि उस टाइम खोलने से उस पेज की एनर्जी शिफ्ट होती है, उस बुक की एनर्जी शिफ्ट होती है। यदि आपके अंदर शेल्फ में बुक्स रखी हैं, जैसे मेरी शेल्फ में बुक रखी है, मैं उठाती हूँ रोज सुबह, कोई भी हाथ बंद करके जो बुक हाथ में आए उसको खोलती हूँ, जो पेज खुले उसके अंदर आज के लिए मेरे लिए क्या मैसेज है, स्टार्ट डूइंग। तो उस जगह से जब आप चीजों को हटा बढ़ा रहे हो ना, तो वहां एक जगह एनर्जी इकट्ठा नहीं हो रही है, जो इकट्ठी एनर्जी है वही रुक के वो क्लटर बन जाता है। दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट, सरगम दुनिया में ना हो, यदि संगीत दुनिया में ना हो, ये धरती में फूल पौधे खिलेंगे ही नहीं, प्यार होगा ही नहीं एक दूसरे से। संगीत इतना जरूरी है, सुर बहुत जरूरी है छेड़ने के लिए। तो कभी भी घर में कोई भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट लाके रखते हो, प्लीज शौक के लिए उसको मत रखो, क्योंकि आप अपने जिंदगी से उस प्यार को, उस सरगम को, उस कहते ना वो जो सुर होता है ना, उसको निकाल देते हो। क्योंकि कोई भी चीज रुकी हुई, घड़ी रुकी हुई आपको कभी सही टाइम नहीं बताती। उसी तरह से जब हमारे इंस्ट्रूमेंट घर में पड़े रहते हैं, सुर रुक जाते हैं। जब सुर रुकते हैं, हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं एनर्जी जो दौड़ रही है, वो भी रिदम है, उसका भी रिदम है। हमारी सांस लेने का एक रिदम है। आपने कभी सोचा ये सांस अंदर से ले कौन रहा है? काफी बार सोचिएगा, ये कौन है अंदर जो वो सांस ले रहा है, टाइम टू टाइम सांस छोड़ रहा है? क्या उसमें हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं दूसरी चीजों में, पर जो हमारे पास है उसको देख ही नहीं रहे। उसमें भी कहीं ना कहीं सुर है। जब आप सांस ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, एक अलग ध्वनि बज रही है। यदि हम कान बंद करते हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ योगा का ही है, जब हम कान बंद करते हैं, अंदर हमारे एक शोर, यानी एक अलग तरीके का जो पानी का शोर होता है, उसकी आवाज आती है। करके देखो 10 मिनट, आपकी एनर्जी इतनी बदल जाएगी। यदि आप कभी बहुत परेशान हो ना, कान बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, नॉट मोर देन 2 मिनट, टाइट कान बंद करके उससे सुनिए, आप अलग तरह से शांत हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा वो है, अलोम विलोम। ये एक और तरीका है अपने शरीर को अलाइन करने का, डिक्लटर करने का अपने शरीर पे। कहते हैं ना, हम जब परफ्यूम लगाते हैं खुश रहने के लिए लगाते हैं, उसी तरीके से हर जगह अपने स्माइल से जहां जहां आप देखोगे, उस जगह को आप स्माइल से उस जगह की एनर्जी को चेंज कर दोगे। ये सब जो भी चीजें मैंने बताई हैं, साथ ही साथ उसको डिक्लटर करने का भी मतलब बताया है।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी चीज घर में लाने से पहले, इंस्ट्रूमेंट स्पेशली लाते हैं तो भले आपको बजाने नहीं आता, कोशिश करो। सीख रखने का शौक है तो उसको थोड़ा थोड़ा बजाने का भी शौक रखो, क्योंकि वो सुर ताल जब निकलेंगे, भले बेसुरे निकलेंगे, पर एक न एक दिन सुर में आएंगे। क्योंकि हम राह भटकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वापस अपनी राह को ढूंढ ही लेते हैं। So this was declutter. Law is the biggest topic, बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना हो सका छोटे छोटे में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। इसको एक और बताना चाहूंगी, स्पिरिचुअल क्लटर पे बहुत जरूरी है ये सुनना। क्या होता है, हम किसी भी पंडित के पास चले जाते हैं, वो हमारे पर अंधविश्वास का क्लटर। अंधविश्वास एक ऐसी चीज है, मेरे सामने ही हुआ था। ये जो भी मैंने बातें की मेरी जिंदगी के अंदर, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस करने पे ही, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आके 24 साल हो गए। और मेरी शादी के पहले मैं जब 14-15 साल की रेकी मैंने तब सीख ली थी। एनर्जी को समझना मैंने बचपन से, बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि मेरी माँ जब मैं 6 साल की थी तब से मुझे मेडिटेशन में उसने बैठाया है। सो एनर्जी और घर की एनर्जी को देखना या उस दुनिया को थोड़ा बहुत समझना, वो बचपन से ही कुदरती था। सो स्पिरिचुअल एनर्जी पे तो मेरे यहाँ पंडित आया करते थे, ये पूजा वो पूजा। मुझे बड़ी, बनारस तो पंडितों से ही भरे हुए, ढोंगी पंडित, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ सबको ढोंगी पंडित हैं। तो क्या होता है, वो लोग आके ये पूजा करा लो, वो पूजा। मम्मी कहती थी देखो हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, हम नव और शिव को मानते हैं, शिव और शक्ति ही हमारे सब कुछ है, तो तुम बस इतना ही करो, ठीक है। मैं पंडित को बोलती थी कितने पैसे मिलते हैं यदि आप इतना। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत मार भी पड़ी इस बात को लेकर, लेकिन वो क्वेश्चन कभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था गलत है। जो I mean, जो वो लोग कर रहे हैं ना, वो गलत है, डरा रहे हैं सब चीजों को लेके। सो जब मैं कुछ सालों की बात है, 12-14 साल पहले की बात है, एक कैंप पुणे में एक पंडित जी, मैं मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल रही थी। उसने बोला तुम्हारे ना पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए तुम्हारी कमाई नहीं है। तो बोलता मेरा भाई उसने अच्छे कर्म किए हैं। और उसको इतना सुनाया कि वो बेचारा ऐसा हो गया कि उसको लगा शायद वो 1 रुपया कमा नहीं पाएगा। सो ये क्या हो रहा है, पंडित हमें डरा रहे हैं, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। ये सब ठीक है, तुम कराओ, रिचुअल्स करो जो तुम्हें, लेकिन इतना डराओ नहीं। पैसा कमाने का है हर जगह, सिस्टम मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं। क्यों हमने जब हम अग्नि जलाते हैं, हम हवन करते हैं, उस पे लकड़ियां कैसे रखते हैं उनको वो तक नहीं पता। उस पे भी मेरा झगड़ा हुआ है कि पंडितों से कि ये तुम लकड़ियां रख रहे हो तो ये लकड़ियां कैसे रखनी चाहिए, आपको इतना भी पता है? वो ऐसे एक के ऊपर एक लकड़ी रख दी। मैंने कहा ये लकड़ी ऐसे नहीं रखी जाती, इसका भी एक मतलब है। तो जब उस पंडित के रूम से वो बाहर निकला लड़का और उसकी वाइफ, 2 बच्चे, मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा आज तक तुम्हें ये पंडित ही खिला रहा था? बोला नहीं। तो मैंने कहा उसकी बातों पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ 4 बातें की और निकल गई वहां से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर आत्मा ने उसको बोलने के लिए, और मैंने कह दिया। जब मुझे जहां चीज गलत लगती है मैं बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती मेरा अगला पिछला क्या होने वाला, कौन मुझे मारने आने वाला है, आई डोंट केयर। जो सच है वो सच है। मैं उससे 6 महीने के बाद मिली। वो 6 महीने के बाद उस बंदे को नौकरी भी मिली, उसके बच्चे भी खुश, उसने घर EMI पे लिया। तो यदि पिछले जन्म का कर्म था तो आज वो ऐसे कैसे कमाने लगा? स्पिरिचुअल क्लटर, बहुत ज्यादा अंधविश्वास हमारे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यदि इस पे टॉपिक पे जब मैं सेशन लेती हूँ 1.5 दिन निकल जाता है। सो स्पिरिचुअल क्लटर, हमको बोल दिया जाता है आरती ऐसे घुमाओ, घंटी ऐसे बजाओ। उसका साइंटिफिक रीजन है, किसी ने नहीं बताया। हमारे 2 ब्रेन हैं, दोनों ऑपोजिट हाथ से काम करते हैं। जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें चला रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम लेफ्ट हाथ से राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे थे, लेफ्ट हाथ से अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे। जब ये दोनों चीजें हम साथ में करते हैं, हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। नोबडी नोस दैट। बस कर रहे करने के लिए, सिर झुका रहे हैं झुकाने के लिए। झुकना अच्छी बात है, लेकिन किधर झुक रहे हो और कितना झुक रहे हो? सच के लिए झुक रहे हो या अपनी इच्छा से झुक रहे हो? ये तय करना आपका काम है। सो
फ्रेंड्स, बहुत बोल लिया तो इतना ही कहूंगी कि किसी भी पंडित से इतना जरूर पूछना, यदि मेरे भाग्य में ये है तो आज तक आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप अपना भाग्य क्यों नहीं बदल दिए? मेडिटेशन से यदि अना का पूरा शरीर सड़ा हुआ फिर से इस ब्यूटीफुल शरीर में बदल सकता है, फिर से उसने फैमिली स्टार्ट की, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, तो क्या हम अपने आप को थोड़े से अंधविश्वास से दूर नहीं रख सकते? थोड़ी सी डिजायर से दूर नहीं रख सकते? हर वक्त हमें जरूरी है कि हम ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले। जरूरत है कि नहीं हम पैसों की बेवजह खर्चा कर लेते हैं? मार्केट में सब कुछ है, लेकिन यदि हमारी आंखों के आगे चीज बार बार आएगी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, वो दवाइयां हमको काम में आएगी, क्योंकि हम उसे इनवाइट कर रहे हैं, कोई और इनवाइट नहीं कर रहा। सो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चन, प्लीज कम अहेड। सो अपनी लाइफ को क्लटर से डीक्लटर करिए। म्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनिल भारती जी। अनम्यूट। जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को बताया, समझाया। कहते हैं कि एशियन पेंट्स की ऐड आती है कि दीवारें बोलती हैं, और एक शायर कहता है कि तेरी आहटों के जब इम्कान निकल आते हैं, तेरी आहटों के जब इम्कान निकल आते हैं, मेरी दीवारों के भी कान निकल आते हैं। तो वो कान तो आज निकल आए सही मायनों में। और बिल्कुल, जितनी एनर्जी हमारे आसपास, हमारे भीतर, हमारे अंतस में, हमारे अंतःकरण में और हमारे मानस में पड़ी रहेगी, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में भी, वर्तमान में भी हमारे लिए असुविधा का और समस्या का कारण बनने वाली है। कोई दोस्त, किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहे तो आपका स्वागत है दोस्तों। एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ अनिल जी, एक और बात कहूंगी। फोटोज, हम अपने माँ बाप के फोटोज रख लेते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन उस फोटो में इमोशंस होते हैं। उस टाइम जब हम कैप्चर कर रहे होते हैं, एक इमोशंस के साथ कैप्चर। क्यों पुराने जमाने में हमारे किसी पूर्वज के फोटो है हमारे पास? नहीं है, वही सही था। सो मैं इतना कहती हूँ, आपकी मर्जी है जिसको रखना है। माँ बाप को हम जितना दिल में, कहते हैं ना कि ये अपना पूर्वजों का जितना होता है पूजा पाठ करनी है, वो एक साल में एक बार क्यों करना? मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, उसको एक ही साल में हम एक बार क्यों करते हैं? जैसे दिवाली में हम दिया जलाते हैं एक बार, क्यों ना रोज घर के एक एक कोने में छोटा छोटा दिया जलाया जाए? हाँ, तो जो हम दिया जला रहे, कहीं ना कहीं किसी को कमाई पहुंचा रहे हैं, अपने घर में रोशनी ला रहे हैं। तो ये भी सोचना है। तो हम क्या करते हैं, वो फोटोज को हम टांग देते हैं, लेकिन उसमें भी एक इमोशंस है, वो हमें पास ऑन होते ही रहते हैं। सो इसीलिए पहले जमाने में मिट्टी के वो स्टैच्यूज, यदि आप देखोगे पुराने जमानों में, राजा महाराजों की मिट्टी के होते थे, लेकिन उस मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी का तत्व होता है, पानी का तत्व होता है। उस टाइम उसकी फीलिंग, इमोशन सब कुछ चेंज हो जाता है। वो फिर भी ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी तोड़ा जाता था, क्योंकि उसमें भी वो एनर्जी पास ऑन होती थी, लोगों ने महसूस किया है। सो सबके ऊपर है फोटोज रखना है नहीं रखना है दीवालों के ऊपर। पर कहते हैं कि जितनी अपनी दीवालों को आप क्लीन रखोगे, उतना ही उस दीवारों से मोहब्बत टपकेगी। लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से वो आगे इस चीज को लेके जाना चाहते हैं। पूर्वजों को साल में एक बार ही क्यों हम वो करते हैं, ग्रेटिट्यूड हम रोज क्यों ना करें, पूर्वजों को हम रोज क्यों ना नमन करें। ये जो कहते हैं ना कि पितृदोष है, क्यों ना हम उन्हें रोज नमस्कार करें, तो वो दोष ही क्यों आएगा? हम ग्रेटिट्यूड यदि एक दूसरे को रोज करें, क्या लगता है रिश्ते और अधिक बढ़ेंगे नहीं, क्या खराब होंगे? क्योंकि जहां रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, जहां अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट नहीं, उनको फोटो लटका के कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर तो पूछते नहीं, मरने के बाद दीवारों पे तस्वीरें टांगते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि बच्चे भी आजकल रिश्तों की कीमत मांगते हैं। नहीं मान, बिल्कुल दिखावा है। हाँ, सही मानों में दिखावा है कि बिल्कुल सही कहा आपने। उन तस्वीरों की जरूरत नहीं है, तस्वीर तो मन में चाहिए, रिस्पेक्ट तो मन में चाहिए। ट्रू।
तो भूमिका जी आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। भूमिका जी अपने आप को भूमिका अनम्यूट जी, करिए। yes, unmute and on your video, please. Hello. Hi. Hello. Good evening, ma'am. Good Ma'am, evening. it was very nice session and I have 2-3 questions. Please ask. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बुक का नाम बताया उसका ऑथर कौन है? कौन सी बुक का नाम बताया आपने एक बताई थी ना, बिकम सुपरनैचुरल। जोए I'll send you. सब श्वेता जी को भेज दूंगी मैं। क्या होता है, बुक मैंने अभी अभी पढ़ना शुरू की है लास्ट ईयर से, और जब पढ़ना शुरू किया लगा मैंने इतने साल क्यों वेस्ट किए ना पढ़ के। सो जरूर मैं उसका नाम, ब्यूटिफुल बुक इज दैट। दूसरी एक बुक का नाम रिकमेंड करना चाहूंगी, आई एम दैट। ये मैंने सामने ही रखी है। दिस बुक ऑल्सो ब्यूटिफुल, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। सो इस बुक को भी जरूर पढ़िए। ये श्री निसर गट्टा करके हैं, उनकी है ये बुक के इतने आपको सवालों के जवाब में, क्योंकि उसमें एक ये बहुत प्यारी सी बात उन्होंने पूछा किसी ने उनसे कि तुम लोग मृग और लायन की खाल पे क्यों बैठते हो? तो बोला पुराने जमाने में प्लास्टिक नहीं थी ना बैठने के लिए, तो जो मिल जाता था, क्योंकि एक पक्षी दूसरे पक्षी को खाता था, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता था, लेकिन उसकी स्किन को नहीं खाता था, उसकी मांस को खाता था। तो जब मैंने ये बुक पढ़ रही थी ना, मेरे को ऐसा लगा यार हम लोग ने कभी नहीं सोचा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो खाल पे बैठते थे, क्योंकि उस टाइम बिछाने के लिए कुछ था ही नहीं, वो खुद ही तो कुछ ऐसा ओढ़ के बैठते थे जिनको पत्ते थे या कुछ ऐसा होता था पहले जमाने में। सो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, हमने बस समझा ही नहीं और एक थोप दिया कि वो लोग भी तो लाइक अहिंसावादी थे जो टाइगर की खाल पे बैठते थे, लायन की खाल पे बैठते थे। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। प्लीज रीड दिस बुक। दूसरा क्वेश्चन क्या है भूमिका जी आपका? हेलो हेलो भूमिका जी। ऑथर का नाम था जॉय डिस्पेंजा। जॉय डिस्पेंजा। यस, थैंक यू सो मच। तो हाँ मीनाक्षी जी पूछिए आप। मीनाक्षी जी भूमिका अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। एनीवन वांट्स टू नो, आस्क एनी क्वेश्चन? जी मीनाक्षी जी पूछिए। जी हाँ जी, प्रणाम अनिल भारती सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार श्वेता मैम जी और वर्षना मैम जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज का सेशन बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर, बड़ा ही आनंद आया मुझे और बहुत कुछ क्लियर हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। एक एक घूंट ऐसे लग रहा था मैं पी रही हूँ, अंदर जा रहा है मेरे, और बहुत ही सुंदर लगा। मैं आपका दिख नहीं रहे मुझे। हाँ जी हाँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही, एक एक वर्ड आपका इतना सुंदर। वैसे सारे ही मास्टर्स इतने सुंदर मोतियों में मोती पिरो के रखे हैं उन्होंने, पत्री सर ने, इतने सुंदर सुंदर मोती हो आप सारे। इतना आनंद आ रहा है मुझे। मैं जुड़ी तो हूँ 2009 या 8 से, लेकिन अब कुछ देर हो गई है, ज्यादा ही मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। घर से बिल्कुल निकलती नहीं, सारा दिन कोई ना कोई सेशन होता है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसे लगता है मैं सारी दुनिया घूम रही हूँ। कहते हैं कोयले की खान में हीरे पड़े हुए थे, कोयले की खान में हीरे पड़े हुए थे, जौहरी नहीं मिल रहा था उनको पहचानने वाला। सो ये सब हीरे तब बाहर निकले जब पथरी जैसे जोरे आके हमें बाहर निकाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी हीरो की चमक सिर्फ जौहरी को पता होती है, हमें नहीं। खुद हीरो को भी पता नहीं होता है कि हम कौन है। अब रोज मैं सोचती हूँ हर मास्टर को मैं बोलूं कि आप बहुत सुंदर सुना रहे, बहुत सुंदर बोल रहे हो। ऐसे लगता है कि सबको हग करूं जाके, कैसे करूं, कैसे मिलूं। इतने मतलब उतावलापन सा हो गया है कि इतनी सुंदर दुनिया बन गई है मेरी। मीनाक्षी जी, हक करने के लिए एक एनर्जी भी भेजना बस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पूर्वजों की एनर्जी हमारे पास होती है। क्यों हम पितरों का हमेशा क्यों नहीं शुक्रिया अदा करते, क्योंकि उन्हीं का तो डीएनए अभी तक हमारे शरीर में। हम क्यों ना हर एक पूर्वज को शुक्रिया कर दे, हर रात को सोने से पहले उनको थैंक्स बोल दे। हमारे
क्योंकि जब हम बच्चे बन के उनको थैंक्स करते हैं ना, उनका जो प्यार का अमृत हम पे पड़ता है वो शायद एक बार साल में पूजा करने से भी नहीं पड़ता। सो हग एक ऐसी चीज है, आप जस्ट आंख बंद करो, बोलो मैं पूरी दुनिया को हग कर रही हूँ, वो एनर्जी आपको समझ में आएगी, क्योंकि वी आर बॉर्न टैलेंटेड। थैंक। और मेरे को भी एक क्वेश्चन आया है, अभी आपने बोला था कि जो हमारे घर से चले जाते हैं हमारे बड़े, तो उनके जो गोल्ड की जो चीजें हम रख लेते हैं, हमें प्यार होता है उससे, तो वो नहीं रखनी चाहिए, उसमें एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है। देखिए क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होती है। आप यदि हमारे जो भी हिस्ट्री खोल के देख लो, जो हमारे राजा महाराजा थे, आज तक उनका कोई चीज बचा है? नहीं बचा है, सिर्फ एक अटैचमेंट की वजह से। उनके इतने गहने थे, आज हमारा कोहिनूर हीरा ही हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग थी, हमको उसको संभालने नहीं आया, रिस्पेक्ट देने नहीं आया। ठीक है, तो कहीं ना हमारे पास जो वो एनर्जी उनकी जो रहती है, हो सके तो उसको मेल्ट करके या कुछ ऐसा, यदि वो पहन रहे हो आप, उसको पूरी तरह से आप साफ कीजिए, उसको आप अच्छी तरह से धूप में दिखाइए, तब आप उसको पहने तो एनर्जी को आप शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन यदि आपने उसको क्लियर किए बगैर पहन लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपके साथ। कभी कभी सुना है ना कि अरे तुम तो अपनी माँ की तरह बात करते, तुम अपनी बुआ की तरह दिखती हो अपनी। अरे इस सोल की अपनी पर्सनालिटी है, सोल का अपना एक शरीर है, उस शरीर से वो क्या बात कर रहा है, उसको खुद की एक आत्मा ने उसको आवाज दी है जो थ्रोट के थ्रू से बाहर निकल रही है। लेकिन हम क्या कह देते हैं कि वो उसकी तरह बात करिए, उसकी तरह दिख रहा है। तो वो कहाँ से आता है? वो एनर्जी है ना जो डीएनए में है हमारी। तो कैसे नहीं, हमारा ये तो बाहर की चीज है, उसमें कैसे एनर्जी नहीं चिपकी रहेगी? उसको साफ कीजिए, एक तरीका है उसको करने का, उसके बाद आप पहन सकते हो। यदि उसको पहनने से आपको सुकून नहीं मिल रहा है, उसको पिघला के, क्योंकि पिघलने के बाद सोना चांदी वो और निखरता है। हाँ जी, वो भी वो कर मैं, हाँ जी, मैंने खुद ने, हमारे मम्मी डैडी की 50th एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, तो उनकी रिंग सेरेमनी हमने की थी, तो वो रिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने रख भी ली, थोड़ी देर रखी भी, फिर मुझे किसी ने ऐसे ही आपके जैसे सजेस्ट किया था, तो बनवा ली थी मेल्ट करके दूसरी। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि उनकी फोटो रखने से ये मुझे दोनों क्वेश्चन थोड़े अजीब से आप समझ। हाँ जी, क्योंकि इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हमको इतनी कंडीशनिंग की गई है कि हम हर चीज पे विश्वास करते जो हमारे दादा पूर्वज सब करते आए हैं। पर एक बात बताओ, जैसे उन्होंने, अनिल भारती ने एक बहुत ब्यूटीफुल शायरी बताई कि जब तक हम जिंदा तब तक हम उनकी इज्जत ही ना कर सके, और उनको तस्वीर में टांगने के बाद रोज नमस्कार करके क्या फायदा। लेकिन उस टाइम जो तस्वीर में फोटो चिपकी हुई है, उस टाइम का एनर्जी उसके साथ लगी हुई है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके घर पे इफेक्ट करती है। उस एनर्जी को, क्योंकि उस सोल के लिए भी सही नहीं है, उस सोल को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सोल अब नई शरीर को धारण करेगा। उस शरीर को धारण करते ही उस शरीर की एनर्जी के साथ, उस रंग रूप के साथ वो निखरेगा। लेकिन हम यहाँ उसको अलग तरीके से ब्लॉक, ये कह रही हूँ ना, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक दिन में उसे खत्म करना, उसको समझाना। यदि हम आज पंडित की बातों में इतना गलत ब्रेन वॉश हो सकता है, तो ये जो सही बातें हैं, कहीं ना कहीं आप अपने, पहले कहते ना, खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहावत सुनी है ना, ये बहुत आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो पहले चीजों को आप आज सुन लिए, आज सुनने के बाद सोचो इस बात को कि ये कहाँ तक सही है, फिर पूर्वजों पे जाओ, उनके पूर्व पर कभी कुछ था ही नहीं। जब चीज पेड़ ही अपने पेड़ के पत्तों को नहीं रोक पाता, रिश्ते भी ऐसे ही हैं, जब बोझ बन जाते हैं तो टूट जाते हैं। सो ये चीजें इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है, पर आएगा धीरे धीरे। नहीं, आप कह रहे थे कि रोज प्रणाम करो उनको। हाँ, जब आप रात को सोते हैं ना, ये कहना चाहती थी, अपने माँ बाप को सबसे पहले नींद में जाने से पहले, जैसे मेरे पापा हैं, मॉम नहीं है, उनको जाके 26 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि जो भी आज मैं हूं, मैं उनकी वजह से हूँ। मेडिटेशन में आना, ज्ञान की बातें समझना, स्पेस क्लियरिंग का तो स्पेलिंग भी नहीं मालूम था होगा 6 साल 8 साल की बच्ची को, वो स्पेस क्लियरिंग तब मेरी माँ करती थी।
वो कोयले की खान को साफ करना, रोज घर के कबर्ड और सबको किसी ना किसी को लेके सफाई करना, मैं समझती नहीं थी क्या रोज रोज, थोड़ा शांति से भी बैठ जाओ। नहीं, आज समझ में आता, उसको स्पेस क्लियरिंग कहते थे, उसको क्यों इतनी क्लीनिंग करते थे। लेकिन हाँ, बहुत उठक पटक भी नहीं करना चाहिए। क्यों? जब बहुत उठक पटक भी करते हैं तो उससे भी जो चीजें हमारे घर की हैं उनको भी जैसे ना आपको एक उठा के फेंक दे तो धक्का लगता है, कुर्सी में आप उठा के रखते हो ना, प्यार से रखो। लेकिन महीने में सफाई करो, ये नहीं कि उसको रोज रोज उठा पटक कर रहे हो, तो उसकी भी एनर्जी को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आपकी भी जो आपका जो जिंदगी है ना, वो आपका स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी भी कहते हैं ना, ये सब्जेक्ट इसीलिए कह रही हूँ बहुत बड़ा है, स्टेबिलिटी भी जरूरी है। तो यदि आप कहोगे रोज ही में सफाई कर रहे हो तो रोज हटा बढ़ा रहे हो, तो स्टेबिलिटी ना आप में आएगी, ना उस एनर्जी में आएगी, ना घर में आएगी। सो हर चीज को एक्सेस नहीं करना है, पर करना है। जैसे फूल ला के रखना, घर की एनर्जी को तुरंत मैं थैंक्स कहती हूँ। कॉन्शियस ऑफ द हाउस, घर में लाते ही मैं कहती हूँ दिस इज फॉर यू, कॉन्शियस ऑफ द हाउस, थैंक यू keeping me in peace, thank you for giving me abundance, thank you for giving me so much love and respect. कोई कोई घर होता है जाते ही शायद आपको रिस्पेक्ट ही नहीं जाती, कोई कोई घर ऐसा होता है आपकी अबंडेंस इतनी हो जाती है। कॉन्शियस ऑफ द हाउस, मेरे घर से कोई आता है ना, जाने की नहीं करता है, तो कहते हैं यार तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, हम 8-8 9-9 घंटे से बाहर नहीं निकलते। मैं कहती हूँ, लिटरली कहती हूँ, बाबा जाओ मेरे को सोने दो, मेरा टाइम हो रहा है। मेरे इतना हो जाता है मेरे साथ। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स की वजह से बीच में ना मेरे क्लास मिस हो जाते हैं। मैंने बोला बस हो गया, अब मैं घर में मिलना बंद कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई लव माई हाउस एंड आई रियली रिस्पेक्ट माई हाउस, दैट यू हैव। आपका खुद का शरीर भी एक घर है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत जरूरी है समझना। यस भूमिका जी, आप बहुत देर से वेट कर रही है, सॉरी। हाँ जी मैम, है ना हमारे पास। मैम आई गॉट लॉक्ड आउट एक्चुअली, तो इसलिए फिर मैं अब दोबारा म्यूट होगी। एंड आपने एक बात बताई थी, बंद करो आवाज को, एक हो रही है। आपने जो कहा था ना कि हमें कपड़े रात को उठा लेने चाहिए, तो जब हम उनको ड्राई करते हैं उसमें कैसे वो 5 तत्व मिलते हैं वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन रात को क्यों उठाना है उनको? क्योंकि हम जो जीव होते हैं हमारी, जो पहले जमाने में हमारा लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो क्या होता है, वैसे भी संझा, जिसको संझा यानी शाम का वक्त, हमारा अपने घर को लौटने का टाइम होता है और दूसरी दुनिया का बाहर निकलने का टाइम होता है। 5:30 से लेके शाम के 7:30-8 बजे तक ये टाइम थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं ना, माँ बाप भी कहते हैं संझा हो रही है बाहर मत निकलो, लेकिन उसका मतलब नहीं समझाते। थोड़े टाइम के लिए हर चीज से ब्रेक दे दो, तभी घर में आरती होती है, पूजा होती है, क्योंकि उस एनर्जी को हम तक पहुंचने से वो करने के लिए। ऐसा नहीं है डराने वाली बात है, एक ऐसा है कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी को पूरी तरह से पॉजिटिव में कैसे रहना, हर चीज से अपने आप को कैसे बाहर निकालना। तो जब हम रात को कपड़ा सूख रहा होता है बाहर, रात को हमारे कौन कौन से जानवर बाहर आते हैं जो देख नहीं सकते, दिन में नहीं देख सकते लेकिन रात को देख सकते, उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है, लेकिन वो उस दुनिया को देख सकते हैं जिस दुनिया को हम नहीं देख पाते। वो एनर्जी कहीं ना कहीं फिर, और चांद की रोशनी जब हमारे कपड़ों पे पड़ती है, चांद हर 15 दिन में बढ़ता है और उतरता है, वो इमोशंस का है, पानी की एनर्जी, पानी तत्व है ना वो भी, तो वो हमारे इमोशंस को बहुत बताता है। तो वो हमारे इमोशंस एनर्जी पे भी आती है, जैसे जैसे चांद घटता है वो उसकी एनर्जी घटने की एनर्जी उस कपड़े पे आती है। आप रात के कपड़े बाहर टंगे हुए सुबह एक बार पहन के देख लो, ये सब मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, पहन के देख लो, आपको तभी समझ में आएगा ना, एक अजीब तरीके की ना बॉडी में सनसनी होने लगेगी। और मेरे कहने पे कहते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस बहुत जल्दी नहीं बताओ, क्यों? आप उसी में लॉक हो जाते हो। जब आप लॉक होते हो आप अपने को मेंटली ब्लॉक करते हो। आपको हर चीज सुनी हुई पहले एक्सपीरियंस करनी है, ये सब छोड़ के कि उनको क्या महसूस हुआ, नहीं, मुझे क्या महसूस हो रहा है, नहीं हुआ, क्या हुआ, आपको वापस आना है पूछने, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको आंसर तक पहुंचाते हैं, और यही अंधविश्वास आपको फिर क्लटर की तरफ लेके जाता है। और मैम जो ऐसे तो मतलब घर के अंदर भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए रात को? घर के अंदर ठीक है, बाहर की बात कर, बाहर नहीं सुखाने। तो शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया 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 शुक्रिया, समय हो गया है ऑलरेडी। हम 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, फॉर 5 मिनट्स वी विल मेडिटेट एंड देन हम इस सत्र को जो है
आज विराम देंगे। मैम 5 मिनट के लिए ध्यान करा दीजिए। यस, लास्ट क्वेश्चन बता दो प्लीज। आप श्वेता जी से नंबर ले लीजिएगा, क्या आपको कॉल करके पूछ। थैंक यू। चलिए, Okay, अभी म्यूजिक कोई प्ले करेगा या मैं कर दूं? जी हम प्ले करेंगे। ओके, प्ले कीजिए आप म्यूजिक। ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज रिमूव योर ग्लासेस। हम एटलीस्ट ध्यान 10 मिनट तो करेंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, प्लीज प्ले म्यूजिक एवरीबॉडी। वॉल्यूम थोड़ा कम और कम। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करिए। इस तरह बैठ जाइए, शरीर में कहीं पे भी अकड़न ना हो। शरीर के हर एक हिस्से को, शरीर के हर एक ऑर्गन को सांसों के माध्यम से पूरी तरह से ऊर्जा को बदलिए। दोनों पैरों में सांसें धीरे धीरे लेते हुए, धीरे धीरे जब आप सांसें छोड़ें, महसूस कीजिए जो एनर्जी आपको जरूरत नहीं है वो बाहर निकल रही है। पैर धीरे धीरे हल्के महसूस होने लगेंगे। अपनी दोनों हाथों पे अटेंशन डालिए। गहरी सांस लेते हुए जब बाहर सांस आप छोड़ रहे हैं, महसूस कीजिए जो भी पेन, कुछ ऐसा उस हाथों में महसूस हो रहा है, वो पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। जो एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है वो सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है। लाइट एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से आपके हाथों के हर एक कण को, हर एक हिस्से को तरोताजा कर रही है। आपके पेट पे अटेंशन डालिए। गहरी सांस भरते हुए महसूस कीजिए हर एक पेट का कोना, चाहे इंटेस्टाइन हो, जो भी ऑर्गन हमारे पेट में आते हैं उन तक हवा जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। जो एनर्जी हमारे लिए नहीं है वो ऊर्जा बाहर निकल रही है और आपको तरोताजा कर रही है। एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन को, अपने हृदय को स्माइल फेस पे रखते हुए अपने हृदय को देखिए। स्माइल करते हुए सांसों को लीजिए और सांसों को बाहर निकालिए। उस ऊर्जा को बाहर निकालिए जिसकी जरूरत हमें नहीं है। एक और गहरी सांस शरीर के ऊपर भाग से लेके शरीर के नीचे पैर के अंगूठे के नाखून तक महसूस कीजिए एनर्जी जा रही है आपके सांसों के माध्यम से, और जो
सांसों के माध्यम से बाहर आ रहा है, उसकी आपको जरूरत नहीं। एक बार फिर गहरी सांस, पूरे शरीर में चारों तरफ से फैल रही है। वो खुशबू, जो खुशबू आपको तरोताजा कर देती, वो एनर्जी जो आपको तरोताजा कर देती। महसूस करते रहिए आपकी ऑरा एक्सपैंड हो रही है। आपके घर के हर एक कोने में सांसों के माध्यम से जो एनर्जी हमारे घर के लिए जरूरत है वो जा रही है। जो एनर्जी जरूरत नहीं है आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है। थोड़ी देर शांत होके चेहरे पे मुस्कान रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अब तक की जो भी प्रक्रिया हमने की उसे सिर्फ देखना है और एक नॉर्मल आती जाती सांस जो हमारी सबसे गहरी दोस्त है, उसे और करीब से महसूस कर। गहरी सांस के साथ ग्रेटिट्यूड के भाव से हर एक मास्टर, किसी का नाम नहीं, बस मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड भेजना है अपने घर को, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने आप को स्माइल करते हुए थैंक यू बोलिए। अपने शरीर के ऑर्गन को शुक्रिया कहिए, शुक्र मनाइए वो अभी तक इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आपको अभी तक चला रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। चेहरे पे इतनी लंबी मुस्कान आपके हृदय को छू जाए। अपनी सांसों के साथ, इस मुस्कान के साथ अभी इसी क्षण में जहाँ से हमने यात्रा शुरू की, हम वापस लौटते हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों पर, अपने चेहरे, अपने गाल और अपने चेस्ट पे स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। स्माइल बनाए रखिए, सोते वक्त भी स्माइल करते हुए।
Thank you, everyone. Thank you for joining. Thank you so much, Shweta ji, Anil Bharti ji, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you to ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी का, मेरे जीवन में आए हुए हर एक मास्टर का. थैंक यू. शुक्रिया शुक्रिया. ध्यान पंजाब आपका आभारी है, विवेक परिवार आपका आभारी है, रूहानी मिलन परिवार आपका आभारी है, पीएमसी पंजाब, पीएमसी हिंदी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आपके प्रति, जो आपने समय निकाला आज ध्यान पंजाब के लिए. और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था आपका और बहुत अद्भुत चीजें सीखी गई आज सभी मास्टर्स द्वारा. एक बार फिर से अब आपका आभार व्यक्त करते हुए दोस्तों, अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का. विदा लेते हैं. कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए विषय के साथ. तब तक विदा लेते हैं. शुभ रात्रि, शब्बा खैर. अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों. थैंक यू वर्षा जी.